हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, मतलब बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन एक ऐसा मतलब एक हॉट टॉपिक है कि आपके लिए मतलब हर एक जगह पूछेगा। इवन मैं जब आईओएसएल का अप्रेंटिस मतलब जब इंटरव्यू दे रहा था तो उसमें पूछ रहे थे भाई बर्नौली इक्वेशन क्या है। तो बर्नौली इक्वेशन बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और ऑफकोर्स इससे मतलब बीआरसी हाई वाटर बोर्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि इससे पूछा जाए। ठीक है, अगर बहुत लोग से हो सके कि डिराइवेशन करने के लिए पूछ दिया जाए तो आप कैसे डिराइव करते हैं, फिर पूछेगा कि इसका अप्लीकेबिलिटी क्या क्या उपयोगिता है, फिर पूछेगा सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका क्या महत्व है, हमें इसको क्या करना क्यों करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके हर एक टर्म समझेंगे और ये भी समझेंगे ना कि देखो बर्नौली इक्वेशन मानते में तीन जो है एनर्जी से बना होता है। आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो वो पूछते हैं भाई प्रेशर एनर्जी क्या है, तो लोग यहाँ फंस जाते हैं कि भाई प्रेशर एनर्जी कहते हैं किसको। अब ऐसा तो थोड़ी ना बोल सकते भाई प्रेशर को बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, नहीं बोल सकते ना। तो हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर डिराइव जो है ना बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, एक एक लाइन समझाएंगे, जो जो नया टर्म आएगा ठीक है वो कैसे हो रहा है और हर एक चीज़ समझाएंगे। ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, सो फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अब एक लाइक तो बनता है अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देख रहे लिखा हुआ है कि हमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट बर्नौली इक्वेशन या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, आपका जो है ना ये दोनों सेम ही है, तो इसमें मतलब अलग से कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होगा और ये नहीं होगा। ओके, हाँ, कंडीशन फॉर बर्नौली इक्वेशन अगर हम बात करें कि बर्नौली इक्वेशन हमें अप्लाई करना है, ठीक है, मतलब बर्नौली इक्वेशन हमें प्रूव करना है या फिर बर्नौली इक्वेशन को भी अप्लाई करना है तो क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर डिराइवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन बात करेंगे और व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म यूज्ड इन बर्नौली इक्वेशन। यही चीज़ हम बताते हैं कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे। ओके, सो फिर हर चीज़ हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले ये जो बर्नौली इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, बर्नौली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए वो आपका सेकंड लॉ से प्रूव किया जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ प्रूफ से। तो हम लोग देखते हैं तो बर्नौली इक्वेशन के बारे में आई होप आप सब कुछ को पता होगा कि इतना तो पता होगा कि भाई इसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। पी बाई रो जी जेड यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो हम इसको बारे में पढ़ेंगे भाई, इसको बर्नौली इक्वेशन के दो टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एनर्जी के टर्म में फिर वेट के टर्म में। ठीक है, ये चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इधर वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लें, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या। देखिए इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ये है कि हमें बर्नौली इक्वेशन जो ना प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन प्राप्त करता है, इसका इंपॉर्टेंस यहीं पर ही, और कोई दूसरी जगह हमको खास इसका मतलब अप्लीकेबिलिटी नहीं है। इसलिए लिखे कोई बताता है तो इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वेलोसिटी इन द कंडक्ट। कंडक्ट जनरली हम लोग पाइप को बोलते हैं, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था। तो पाइप होता है ना उसको कंडक्ट बोलते हैं, अगर ट्यूब रहेगा तो ट्यूब को हम लोग बोलते हैं डक्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, पाइप को बोलते हैं पाइप को बोलते हैं कंडक्ट और ट्यूब को बोलते हैं डक्ट। एक चीज़ और इसमें हम लोग टर्म यूज किए हैं कि भाई कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। तो आपका पहला कंडीशन होना चाहिए पोटेंशियल फ्लो। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल फ्लो। पोटेंशियल फ्लो के लिए क्या कंडीशन है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विथ नो शियर। याद रखिएगा, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विथ नो शियर। अब बोलिए कैसे? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड समझ रहे हैं ना, आपको लिक्विड की बात करें, ऐसा फ्लूइड जो कि मॉडरेट टेम्परेचर प्रेशर के साथ इफेक्ट उसके डेंसिटी में चेंज नहीं होता है, और नो शियर कहने मतलब कोई ईडी फॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ पर ही लॉस नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल फ्लो। फिर है इट अप्लाइज टू इनविसिड फ्लूइड। या इनविसिड फ्लूइड क्या होता है? देखिए मैं थोड़ा कुछ नया टर्म यूज किया हूँ, उसको समझा रहा हूँ। इनविसिड फ्लूइड मतलब होता है आपका हाँ एप्लीकेबल इनविसिड फ्लूइड, या फिर इनविसिड मतलब फ्रिक्शन लेस, इसको बोला जाता है फ्रिक्शन लेस फ्लूइड।
देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग हर एक टर्म को समझते हुए चलेंगे। तो आई होप पोटेंशियल फ्लो समझ में आ गया होगा और इनविसिड फ्लूइड भी समझ में आ गया किसको बोलते हो। तो अब इस चीज़ का खत्म हो गया एप्लीकेबिलिटी ये क्या है नहीं है। यहाँ हम लोग एक फिगर बनाएंगे, इस फिगर को समझ के तो आपको समझिए कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये फिगर जो मैं बनाने जा रहा हूँ, अगर ये फिगर आप समझ गए अच्छे से या फिर बना लेते हैं ना, तो बर्नौली इक्वेशन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। सारा फिगर में ही छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बनाते पहले फिगर। सबसे पहले ये पाइप देख रहे होंगे ऐसे, ये पाइप है, ये हो गया आपका जेड और ये हो गया जेड प्लस डी जेड। कहने का मतलब हुआ इतना हाइट आपका हुआ डी जेड, ये तो आपका जेड था। ये चीज़ आपको पहले इतना बनाना, ओके। ये जेड ये डी जेड हो गया और प्लस में टोटल हो गया आपका, टोटल हो गया आपका ये। तो देखिए जहाँ तक बात करें, ये कुछ का इसका कुछ एरिया होगा, प्रेशर एरिया भी होगा और प्रेशर भी होगा, तो प्रेशर और एरिया हो जाएगा। और इधर मैं बात करूँ तो इधर प्रेशर क्या होगा, P प्लस डेल पी हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर दिए प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ये साइड लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन लगेगा क्योंकि फ्लूइड ये जा रहा है, इधर प्रेशर लगेगा, ओके। और इसकी लेंथ की मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका डेल एल, ठीक है। और आपका हाँ ठीक है चलेगा। और वेलोसिटी बात करो तो यहाँ पर u था, तो यहाँ पर कर देंगे u प्लस डेल u। मतलब यहाँ पर u1 u2 इस तरह से हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं u, तो वहाँ पर चेंज कितना होगा, डेल v चेंज हो जाएगा। और p है तो प्रेशर में कितना चेंज होगा, डेल p चेंज हो जाएगा। कितना आसानी से देखिए एकदम समझने वाले। यहाँ पर z था, इसमें e कितना हो जाएगा, बस थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, डेल z हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा। इस तरह से काम होता है। देखिए अब हम यहाँ पर फोर्स की बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ही फोर्स ये हम क्यों लिए, ये अब बोलेगा भाई ये आप पाइप जो है ऐसा टेढ़ा एंगल ही क्यों लिए, एंगल नहीं है, ये बहुत ही छोटा एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप जो है ना बहुत ही छोटा है, इसीलिए तो हम लोग इसको जो लेंथ लिए ना वो डी एल लिखे हैं। डी एल मतलब होता है जब कोई चीज़ हम एलिमेंटल फॉर्म में लेते हैं ना, बहुत ही एलिमेंटल करने का मतलब क्या हुआ, एकदम सिंगल फॉर्म में लेते हैं ना तो उसको बोलते हैं। तो डी एल लिए और इसका हाइट ऐसे है। तो आपका एक फोर्स तो इधर लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स इधर से लग रहा है, दो फोर्स हुआ, क्लियर हुआ। और एक फोर्स आपका नीचे की ओर लगेगा, कहाँ लगेगा, नीचे की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 90 बन गया, 90 बन गया। तो हम लोग मान लिए हैं कि भाई इसका जो एंगल है ना ये थीटा बन रहा है, ये जो है एंगल मान लिए हम लोग थीटा बन रहा है। फिर से समझिएगा, एक फोर्स ये साइड लग रहा है जिधर फ्लो हो रहा है डायरेक्शन में, इधर लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इधर है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कहाँ इधर है आपका, इधर ये साइड है। एक प्लेस इधर लग रहा है और एक प्लेस इधर से लग रहा है, और एक प्लेस नीचे पे लगेगा भाई एक वेट mg जिसको बोलते हैं mg। लेकिन mg निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इस एंगल के साथ लग रहा है ये थीटा हो जाएगा। तो क्योंकि देखिए हमारा पाइप नीचे मुड़ी नीचे में नहीं है, हमारा पाइप थोड़ा सा एंगल के साइड है। तो ये जो फोर्स है ना इसको हम काउंट ना करके हम ये फोर्स को काउंट करेंगे, ये जो फोर्स है ना ये फोर्स को काउंट करेंगे हम लोग। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, एक फोर्स ये लगा और एक फोर्स इधर से लगेगा ये साइड में, ये अपोजिट साइड में, दो फोर्स हुआ। एक फोर्स नीचे लगेगा ग्रेविटी वजह से, लेकिन हमारा जो पाइप जो जिस तरह से आकार बनाया हुआ, जिस शेप से बनाया हुआ है, तो वो नीचे की ओर फोर्स नहीं लग रहा, हमारा थोड़ा एंगल में है। असल फोर्स ये साइड लगेगा। अब सोचिए थोड़ा सा, अगर पाइप में इधर फ्लो कर रहा है, प्रेशर इधर लग रहा है तो इधर फ्लो हो पाएगा नहीं, चाहे तो प्रेशर ये साइड लगे और चाहे तो प्रेशर ये साइड लगे। और ये बोलिए कि भाई ये साइड भी प्रेशर लगे, ये नहीं ना फ्लो पाएगा, क्योंकि मेरा ये एंगल के साथ ऐसे है और ऐसे है। ये साइड लगेगा ये साइड लगेगा, नीचे कहाँ से लगेगा, तो इस एंगल को देखिए नीचे तो लग ही रहा है लेकिन हमारा इधर फ्लो नहीं हो रहा है, एक एंगल के साथ फ्लो हो रहा है, तो उस एंगल को ही हम लोग निकालेंगे।
देखिए बहुत ही आसान है। आपको पता है ये mg है, ये थीटा है। तो एक नॉर्मल जो रेजुलेशन तोड़ा जाता है ना, कि आप 10th 12th में पढ़े होंगे, 12th में, कि ये mg साइन थीटा होता है, mg कॉस थीटा होता है। जैसे कि ये देखिए, मान लेते ये फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स लग रहा है आपका F, यहाँ पर ये थीटा एंगल है। तो ये क्या होता है, ऊपर वाला जो है ना mg साइन थीटा हो जाता था, और mg ये जो है mg F कॉस थीटा हो जाता था। ठीक है, ये F है, F कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया। ओके, तो ऐसा ये यहाँ पर ही हुआ है। ये mg था, अब ये जो फोर्स है ना आपका हो जाएगा mg कॉस थीटा। ओके, ये चीज़ में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अब ये यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बात है। अब हम लोग mg कॉस थीटा में कुछ चेंजमेंट करेंगे। देखिए यही यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल है, mg कॉस थीटा। तो ये mg, देखिए mg ऐसा है, m मतलब क्या हुआ, मास, और g है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग ठीक है मास को मास से रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मास को मास से रहने देते। लेकिन हम लोग इस mg मास है ना, तो मास को kg लिख सकते हैं ना, और इसको हम एक मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई किए हैं, और यहाँ पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई किए, और g कॉस थीटा। फिर से देखिएगा, मास तो kg होता है, kg लिख दिए, हम मीटर क्यूब ऊपर मीटर को नीचे मीटर को अपना मन से अप्लाई किए हैं, अपना मन से अप्लाई किए। क्यों, देखिए तो ये kg तो रहा ही, और ये mq हो जाएगा, और फिर m स्क्वायर इंटू a कर दी। ये जो है ना, ये मास नहीं है आपका, लेंथ है, और ये हो गया आपका g cos थीटा। तो देखिए kg पर मीटर क्यूब क्या होता है, इसको रो बोलते हैं, और मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, मीटर स्क्वायर तो होता है ना, एरिया बराबर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये लिख दिए, ये है एक बता सिर्फ मीटर यानी कि लेंथ। तो इसको हम ले लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है ना वो एलिमेंटल फॉर्म है, तो यहाँ पर dl ले लेंगे, और ये आपका रहेगा g cos थीटा। आप एक बार फिर से समझिएगा, ये mg था, यहाँ पर ही फोर्स का क्रॉस मतलब तोड़े, mg cos थीटा बन गया, mg cos थीटा बन गया। तो m तो मास है आपका, मास रहने दीजिए, लेकिन हम अपना मन से मीटर के ऊपर यार कोई जितना देता है उतना ही ले लेता, कोई फर्क पड़ता नहीं फर्क पड़ा। तो मीटर क्यूब यहाँ g cos थीटा था, तो kg को मीटर क्यूब लिख दिए, और मीटर क्यूब को मीटर स्क्वायर इंटू मीटर लिखें, और g cos थीटा। तो kg पर मीटर क्यूब क्या होता है, डेंसिटी होता है, और मीटर स्क्वायर एरिया होता है, और मीटर डेल एल ले लिए। क्यों डेल एल क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है ना वो एलिमेंटल फॉर्म है, g cos थीटा। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पर एक फोर्स बैलेंस करेंगे। देखिए, और एक वो पता है आपको, एक चीज़ पता होगा कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है ना, तो क्या होता है, वो न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है आपका, फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। फोर्स इक्वल टू होता है, या फिर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप जैसे वहां पर क्वेश्चन बोलेगा नहीं, फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ होता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ भी पूछ देते वो, तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो अब फिर पूछेंगे मोमेंटम क्या है। देखिए ये जो टैक्टिक है ना बहुत कमाल की होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, इसको m इंटू यू लिखते हैं। ऐसे भी मोमेंटम बराबर होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब है ना, देखिए मास ऐसे रहा, वेलोसिटी u रहा, और बाद में वेलोसिटी u प्लस डेल u हो जाएगा, माइनस करते हैं, शुरू वेलोसिटी u था, बाद का वेलोसिटी u प्लस डेल u है। ओके, तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट और u डेल u, u तो u कट गया, हाँ मास फ्लो रेट है, u से u कट गया, u इंटू m मास फ्लो रेट u इंटू डी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता होगा मास फ्लो रेट बराबर क्या होता है,
रो यू ए, रो यू ए, और आपको पता है ये डेल यू पहले से है। फिर से देखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यहाँ पर मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब यू माइनस शुरू का वेलोसिटी यू था और बाद का यू प्लस डेल यू था। एक यू से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नेगेटिव माइनस मास फ्लो रेट इंटू डेल यू। तो मास फ्लो रेट और क्या होता है पढ़ा है रो यू ए इंटू डेल यू, ये आ जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी निकल गया। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस द फोर्स इन द पाइप में हम लोग फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस बराबर हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हम लोग को पता है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स की जगह हम लोग लिख दिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन फोर्स लग रहा है। एक फोर्स देखिए हमेशा जो अपवर्ड फोर्स होगा और एक डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो अपवर्ड फोर्स को हम लोग लेंगे, अपवर्ड फोर्स को लेंगे हम लोग पॉजिटिव, याद रखिएगा। अपवर्ड फोर्स को हम लोग लेंगे पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड फोर्स होगा उसको बोलेंगे, डाउनवर्ड फोर्स जो है उसको लेंगे हम लोग नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और टर्म आता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम इनलेट क्यों बोला जाता है ये याद रखिएगा, इनलेट, और डाउन स्ट्रीम बोला जाता है आउटलेट। ये क्वेश्चन मतलब जनरली पूछा जाता है। ये लोग वो नहीं बोलेंगे कि अपर स्ट्रीम कौन सा साइड है, जैसे कि इसको पूछेंगे अपर स्ट्रीम कौन सा साइड है, तो आपको पता ही नहीं अपर स्ट्रीम क्या होता है, तो फिर दिक्कत है ना। तो अपर स्ट्रीम मतलब हुआ इनलेट हुआ और डाउन स्ट्रीम मतलब हुआ आउटलेट हुआ। ओके, तो ये चीज़ भी आप समझ लेंगे। अब हम लोग बात कर देंगे फोर्स किधर लग रहा है। तो ये जो फोर्स हुआ ना इधर, जो जिधर डायरेक्शन ऑफ फ्लो की ओर लगेगा उसको बोलेंगे अपर स्ट्रीम। अपर स्ट्रीम हो गया आपका क्या, P इंटू ए, ये हो गया आपका पॉजिटिव, अपर स्ट्रीम साइड में लग रहा है। अब आता है एक फोर्स लग रहा है किधर, उधर से इधर लग रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम लग रहा है। तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव साइन दिए हैं, यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिए क्यों, क्योंकि ये अपर स्ट्रीम लग रहा है। यहाँ पर नेगेटिव साइन देंगे, यहाँ पर P प्लस डेल P। देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, P इंटू ए होता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं P इंटू ए बराबर फोर्स माइनस P इंटू ए प्लस ए। और एक फोर्स ये भी डाउनवर्ड की ओर लग रहा है, अपवर्ड की ओर एक लग रहा है और डाउनवर्ड की ओर क्या, एक ये फोर्स लग रहा है जो P प्लस डेल P है वो नीचे लग रहा है, और एक जो है एंगल जिसको ब्रेक किए थे वो भी लग रहा है। यहाँ पर माइनस लिखेंगे आपका, जैसे इसको हम ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है, mg cos थीटा। अगर आप भूल गए हो तो फिर से वीडियो को बैक करके आप देख सकते थे। इसका आया था रो आया था, डेल एल आया था और जी cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ऐसे किए थे ना kg पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, फिर मीटर। हाँ, एक और चीज़ आया हुआ रो ए डेल एल और जी, ठीक है, रो ए डेल एल जी कॉस थीटा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रो ए डेल एल जी कॉस थीटा बराबर। तो इसका जो हम लोग इसको ऐसे हम यहाँ पर कर ही देते हैं, यू ए मास फ्लो रेट यू और यू प्लस डेल यू आ जाएगा। ओके, तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, पी ए माइनस डेल पी ए रो ए
डेल एल जी कॉस थीटा, और ये कट जाएगा तो माइनस मास फ्लो रेट डेल यू हो जाएगा। ओके, इधर से भी कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा आपका सिर्फ डेल पी इंटू ए माइनस रो ए डेल एल जी कॉस थीटा, ये भी माइनस है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर ही हम माइनस कॉमन ले लिए, माइनस क्या कहिए कॉमन ले लेते, ये आपका हो गया प्लस। देखिए यहाँ फिर से यही आ जाएगा, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलेगा। नहीं, यहाँ पर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, रुको। आप बस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेंगे जो जहाँ पर ज़्यादा वेलोसिटी, क्योंकि ये कम वेलोसिटी है, इधर ज़्यादा वेलोसिटी है, तो यहाँ पर जो मान लेंगे ना हम ऐसे लेंगे डेल यू प्लस यू माइनस क्यू, तो ये आप कट जाएगा, यू कट जाएगा तो एम इंटू डेल यू बचेगा। ठीक है, तो इसको भी इस साइड ले ही लेते हैं। ठीक है, इसको भी ये साइड लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो फिर यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे। देखिए ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, आप थोड़ा सा फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, तो माइनस देखिए माइनस डेल ये रहेगा माइनस रो ए डेल एल जी कॉस थीटा माइनस मास फ्लो रेट बराबर होता है ना रो यू ए और डेल यू बराबर इधर जीरो हो जाएगा। अब माइनस सारे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल पी ए हो जाएगा माइनस रो ए डी एल जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा रो यू डेल एल रो यू ए डेल एल बराबर जीरो हो गई। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग एक डिवाइड देंगे, कितना से डिवाइड देंगे, हम लोग डिवाइड देंगे ए डेल एल और रो से, इतना से डिवाइड देंगे, डिवाइडिंग each by each side by a डेल एल, ए हो गया डेल एल और रो हो गया। ओके, तो इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा डेल पी और डेल एल रो बचेगा। देखिएगा ए से ए कैंसिल हो गया और डेल पी बचा, नीचे में आपका डेल एल और जी बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या खत्म होगा, ए खत्म होगा और डेल एल खत्म होगा और रो भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ जी कॉस थीटा बचेगा प्लस। देखिए आपको अगर बाई चांस भूल जाए कितना से डिवाइड देना है तो एकदम ध्यान रखिएगा, आपको सब चीज़ से इसको ये तीनों टर्म देखे ना, ये प्रूव करके लाएगा तो ये टर्म तो पता रहेगा आपको, तो इसी टर्म को डिवाइड कर दीजिए, रो ए डेल एल से डिवाइड करना। ओके, बस आपको बाई चांस भूल जाएगा कि कितना डिवाइड करना था, ऐसे नहीं, तो आप ये वाला टर्म दिमाग में लगेगा, इसी टर्म से डिवाइड कर देना, तो ये टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो सिर्फ जी कॉस थीटा बचेगा और इधर क्या बचेगा आपका ए खत्म हो जाएगा और डेल एल खत्म हो जाएगा और रो का खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर यू इंटू डेल यू बचेगा और बराबर जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ बस समझना है आपको, थोड़ा सा मतलब यहाँ ट्रिगोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए आपका एंगल ये बन रहा है, इधर बन रहा है, तो जो जैसे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर डी बाई एच होता है ना, बेस जिसको बोलते हैं, बेस बटा हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा कर्ण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका आधार डेल जेड अपॉन डेल एल हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये हुआ आपका आधार और कर्ण कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट हुआ,
आधार तो ये हुआ, तो आधार कितना है, डेल जेड है, और कर्ण कौन होगा, कर्ण हमेशा बीच में होगा, तो बीच वाला मान कितना है, ये डेल एल है। अब बोलिए भाई ये तो इतना बड़ा इतना, अरे ये बहुत एलिमेंटल की बात हो रही है, बहुत ही छोटी की बात हो रही है, तो ये सब कुछ सेम ही है। ओके, अगर आप इसको यहाँ ना खींच के यहाँ खींच देते तो पूरा लेंथ ले लेते, तो वही बात है। अब इसको जो है कॉस थीटा की जगह डेल जेड और डेल एल, इसको फिर समझिएगा। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, बेस होता है हाइपोटेनस, और इसका होता है देखिए आधार ये है आपका डेल जेड और कर्ण जो है ये आपका ये हाइपोटेनस ये है, तो ये कितना है डेल डी एल है, और ये है आपका डी जेड, डी पी डी एल रो प्लस जी कॉस थीटा का क्या मान कर देंगे, डी जेड अपॉन डी एल प्लस यू इंटू डी एल बराबर 0। आपको कुछ अब दिख रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ही कुछ ना कुछ तो दिख रहा हो। ओके यार, यहाँ पर ही शायद मैं कुछ एक गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ही तो सही जा रहा है, यहाँ पर ही सही जा रहा है। जी जेड, हाँ चलेगा चलेगा ठीक है। यहाँ पर ही एल नहीं है भाई, यहाँ पर इसमें एल कैसे आ जाएगा, देखिए ये जब कटा था तो रो बचा था, यू बचा था, और ए बचा था, और डेल यू बचा था, ठीक है। तो ये आपका हुआ था डेल यू ए और सिर्फ डेल यू बता था, यहाँ पर एल था नहीं। तो जैसे ही हम यह डिवाइड किए थे इससे, जैसे हम इसको डिवाइड किए थे आपका ए और डी एल एल, तो यहाँ पर एक बटा में एल आ गया था आपका, यहाँ पर इसमें इस टर्म में एल नहीं था, इस टर्म में एल नहीं था, तो इस बटा में एल आ गया था। देखिए यहाँ भी एल है, यहाँ अब देखिए यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, और यहाँ भी एल है। तो डी एल जब कॉमन लीजिएगा आपका, यहाँ से जब कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड, और ये हो जाएगा आपका u इंटू के यू बराबर 0। ओके, फिर से समझिएगा, देखिए यहाँ पर हुआ था क्या, मास फ्लो रेट बराबर होता है रो इंटू ए, ठीक है, मतलब ये कट के बचा था इतना, तो मास फ्लो रेट बराबर होता है रो यू ए, बस इतना ही होता है, बाकी बचा है डी यू। यहाँ पर एल था नहीं, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई किए ए डी एल इससे, तो डी एल जो है ना सिर्फ आपका ये कटा ये कटा, यू डी यू और डी एल तो बटा में चला जाएगा, तो ये चीज़ हो गया। तो ओके, अब ये जो फॉर्म आया ना, ये जो देख रहे हैं आपका डिफरेंशियल फॉर्म में, ये चीज़ आएगा ना ये डिफरेंशियल फॉर्म में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, डेंसिटी जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आपका जो चेंज कीजिएगा डेंसिटी, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होगा कि आपका डेंसिटी चेंज नहीं होता, प्रेशर चेंज कीजिए और प्रेशर या फिर टेम्परेचर चेंज उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो वो जब इंडिपेंडेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो देखिए डेल पी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सिर्फ पी बनेगा, और डी जेड को कीजिएगा तो सिर्फ जेड बनेगा, और बच गया यू इंटू डेल यू। तो आप ऐसे समझिए ना, एक्स इंटू डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करते थे, एक्स स्क्वायर बटा 2 होता था, मतलब होता था, इसका फॉर्मूला हम नहीं याद रखेंगे, वो चीज़ हम नहीं बताएंगे, बस एक्स इंटू डी एक्स के एक्स स्क्वायर बटा 2 होता है, तो ये चीज़ हो गई। तो सेम यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पर पी बचेगा और रो बच गया, और जी जेड हो गया प्लस यू स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ही देखिए जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जीरो जो है ना ये कांस्टेंट बदल जाएगा आपका, इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी पाइप है और उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम जो है एक सेक्शन में वो कांस्टेंट होता है, ये बोलता है आपका बर्नौली इक्वेशन। ओके, तो ये जो टर्म आया आपका ना,
ये जो टर्म जो है ना, ये आपका है काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी पर यूनिट मास में, ठीक है। और एक होता है हेड के टर्म में, सिर्फ हेड के टर्म में, तो उसके लिए कुछ और नहीं, सिर्फ ये पी अपॉन रोजी कर देंगे, रोजी कर देंगे, यहाँ पर जेड रहेगा और यू स्क्वायर बटा 2g बराबर हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ये जो टर्म आ गया आपका, देखिए एम जी हो गया ना, तो यहाँ पर ही पर यूनिट वेट यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म में आ गया। तो इस तरह से दो चीज़ आपको प्रूव हो जाता है। ओके, अब हमें समझाना प्रेशर एनर्जी। देखिए हमें समझाना आपको प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होता है? तो प्रेशर एनर्जी कुछ दूसरा चीज़ नहीं है। प्रेशर एनर्जी किसको बोलते हैं कि मतलब ये एक ऐसा एनर्जी है कि देखिए आप इसको इस पाइप में फ्लो कीजिएगा, यानी मतलब उसमें इन कीजिएगा या फिर डालिएगा, तो उसमें इन करने में जितना आपको एनर्जी लगा ना, जितना आपको एनर्जी लगा या फिर जितना वर्क डन करना पड़ा, वो हो गया आपका प्रेशर एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हुआ, जब कोई भी फ्लूइड को या फिर कोई पार्टिकल को एक लोकेशन से दूसरे हाइट लोकेशन पर ले जाते हैं, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर हम जब ले जाते हैं तो वहाँ पर जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी समझ ही रहे हैं, जो वेलोसिटी की वजह से आपको जो एनर्जी हुआ सेव हुआ। तो प्रेशर एनर्जी कुछ और नहीं है कि मतलब प्रेशर एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है कि जब कोई फ्लूइड को हम किसी चीज़ में इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई पाइप में या कोई सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने में जितना प्रेशर लगता है या फिर जितना वर्क डन करना पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।